नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शैतानी हॉरर स्टोरी पर। हम फिर आपके लिए एक नई भूतिया कहानी लेकर आए हैं जो कि बहुत डरावनी हो सकती है। कृपया चैनल पर शुरू से लेकर लास्ट तक बनिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब समय को खराब न करते हुए हम सीधे आते हैं कहानी पर। अमित यार, संजू आज पूरे साल बाद मिले हैं, चलो फ्रेश होते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। संजय, हाँ अभी तक जयपुर ही नहीं देखा, चलो इस बार हम सब जयपुर ही चलते हैं। अमित, अरे यार मेरी छोटी बहन प्रीति भी साथ चलने की जिद कर रही है और अब तो उसने धमकी भी दे डाली। संजय, कैसी धमकी? अमित, यही कि नहीं ले गए तो फिर बंधवाना कभी राखी। अमित की बात सुनकर तीनों को हंसी आ गई। रोहित, ओ ये तो बड़ी जबरदस्त धमकी है, चलो फिर ले चलेंगे प्रीति को भी। अमित, अच्छा तो आप सब समझ रहे हैं, प्रीति अकेली ही है। आशी, तो फिर? अमित, अरे भाई उसकी दो खास सहेलियां और भी, हेनेती और अवंतिका, बट डोंग बरी अवंतिका के पास अपनी खुद की कार है और ड्राइवर भी है और 2 दिन बाद पूरी तैयारी करके वो सब चल पड़े जयपुर के भ्रमण पर। आगे चारों दोस्त पीछे की गाड़ी में तीनों सखियां जिसे ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। रोहित, संजू कितनी दूरी है? संजय, रोहित करीब 332 किलोमीटर और 6 या 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुककर सबने खाना खाया और फिर वहां से चले मंजिल की ओर। शाम 7 बजे वो अपने बुक कराए होटल अविनीत पैलेस पहुंच गए। अगली प्रातः शीघ्र ही निवृत्त हो पर्यटन स्थल देखने निकल चले। हवा महल घूमने ही पूरा दिन व्यतीत हो गया। अमित, ये लड़कियां भी ना के एक तो धीरे धीरे चलती हैं, फिर एक एक चीज को ऐसे देखती हैं जैसे रिसर्च कर रही हो। अवंतिका, और तुम नहीं रुकते जगह जगह, कितनी बार तो तुमने रोहित और आशीष को आवाज दे देकर बुलाया। संजय, अच्छा अवंतिका शांति रखो, और अमित तुम भी, हम चारों 2 दिन फालतू रुक जाएंगे लेकिन जाएंगे सब कुछ देखकर ही। जयपुर के रमणीक पर्यटन में वो लगातार 8 दिनों तक घूमते रहे। अति सुंदर मनोहारी, अति आकर्षण, अति अद्भुत। वापिस अब वो सब गाड़ी में बैठकर चल दिए वापिस जोधपुर की ओर। चल पड़े। आगे की कार को संजू ड्राइव कर रहा था और पीछे को कार को लखनिया। 3 घंटे ड्राइव करने के बाद रोहित, लगता है संजू हम गलत रास्ते पर आ गए। आशीष, हाँ देखो ना, कोई ढाबा ना कोई रेस्टोरेंट, जाते समय कितने सारे मिले थे, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। 1 घंटे और ड्राइव करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वास्तव में वो लोग किसी गलत रास्ते पर आ गए थे। दोनों ने कार रोक दी और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, शायद कोई चलता राहगीर ही दिख जाए। अमित, अरे यार संजू, तू हमेशा ऐसे ही करता है, मतलब पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था जब सोनारगढ़ से आ रहे थे, आत्मा मिली थी। संजय, तो क्या हुआ? अच्छा ही तो हुआ ना, हम चारों को कितनी प्रसिद्धि मिली थी। 4 अजनबी लड़कों ने किस तरह रूपागढ़ी गांव का पुनर्निर्माण कराया। रोहित, तो क्या यहाँ भी कुछ ही इस तरह प्रसिद्ध का सपना देख रहे हो? अमित, हो सकता है उससे भी ज्यादा। अब रात का सफर करना तो बेवकूफ़ी है, कल सुबह तक के लिए हम कहीं रुकने की जगह ढूंढते हैं। वो सभी किसी सुरक्षित स्थान को ढूंढने के लिए अंदर जंगल की तरफ बढ़ गए। तभी आगे जा रहे तीनों लड़कियां भागती हुई वापस आईं। वो बुरी तरह से हाँफ रही थीं। प्रीति, वो आशीष, अरे वो क्या, आगे तो बोलो। नियति, वो वहाँ कब्रें हैं। उन्होंने सर उठाकर देखा तो पाया सामने बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, दूर दूर तक कब्रें ही कब्रें। उन सब की तो ढिग्गी ही बंद हो गई। हम यहाँ नहीं रुक सकते। रात गहराने लगी थी। अचानक कब्रिस्तान में से चीखे चिल्लाने की आवाजें आने लगी।
सबका डर के मारे बुरा हाल हो गया। पांव जैसे जड़ होकर जमीन पर चिपक गए हूँ। वहां से भागना तो क्या, हिलना तक नहीं जा रहा था। अभी अचानक मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। वो सभी घनेरे वृक्षों के नीचे आ गए। उन्होंने कस कस कर एक दूसरे को हाथ पकड़ लिया। प्रीति और नियति का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। अवंतिका समझदार और निडर थी। चीखने की आवाजें बढ़ती ही चली जा रही थी और फिर उन सबने देखा कब्रों के ऊपर सफेद छायाएं सी उड़ रही थी। उन सभी ने हिम्मत करके वहां से निकलने की योजना बनाई। भागो भागो, और सभी उन अंधेरों में से एक दूसरे के पीछे भागने लगे। कहीं दूर से सियारों की हूं हूं और कुत्तों की भौंकने की आवाजें उस वीराने को और भी भयंकर बना रही थी। भागम भाग में अवंतिका का पांव किसी पत्थर से टकरा गया। वो गिर गई और गिरते ही हाथ पड़ा किसी कांच जैसी वस्तु पर। उस वस्तु को उठाया। अरे ये तो मोबाइल है, सोचा शायद किसी आगे भागने वाले का गिर गया होगा। उसने झट अपनी जींस की जेब में ठूंस लिया। भागते भागते हांफते कांपते वो सड़क पर आ गए और जैसे तैसे गिरते पड़ते वो वहीं सड़क पर पसर गए। रोहित और आशीष कार में बिस्किट और पानी की बोतलें आए। सबने मठरी बिस्किट खाए, फिर पानी पिया। तब जान में जान आई। अवंतिका, तुम में से क्या किसी का मोबाइल गिर गया? सबने अपने अपने मोबाइल चेक करे। अवंतिका, फिर ये मोबाइल? आशीष, फेंक दे कब्रिस्तान के मोबाइल को। अवंतिका, अच्छा फेंक दूंगी। तभी उन्होंने देखा दूर से कुछ लोग टॉर्च की रोशनी फेरते इधर आ रहे थे। पहले तो वो सभी डर गए। जब वो टॉर्च वाले पास में आए तो देखा तो लखनवा, जो अपने साथ पास के गांव वालों को लेकर आया था। लखनवा वो तो बुरी तरह से रोया जा रहा था। उन सबको सही सलामत देखकर उसने अंगोछे से अपने आंसू पोंछे। गांव वालों ने उन सभी को अपने साथ पास के गांव में ले गए। लड़कियों को तो लखनवा ने कार में बिठा लिया और सभी लड़के गांव वालों के साथ पैदल ही चल पड़े। अब पांव फटने लगे थी कि नव प्रभाव का आगमन हो रहा था। वो सभी गांव के सरपंच के घर थे। सभी बुरी तरह से भीगे हुए थे। उन सभी को गांव वालों ने बदलने को वस्त्र दिए, गरम गरम चाय नाश्ता कराया। ये बात गांव में बिजली की गति से फैल गई। चीखते कब्रिस्तान से 7 युवक युवतियां जीवित वापस आ गए। सारा गांव सरपंच के घर के बाहर उमड़ पड़ा। प्रभु के इतने बड़े चमत्कार को हर कोई देख रहा था, इसलिए उस दिन उन्हें वहीं रुकना पड़ा। सारे दिन गांव वाले उनसे रात की आप बीती सुनते रहे और औरतें तो लड़कियों को बार बार ऐसे गले लगा रही थी जैसे कोई माँ कई दिन बाद अपने बिछड़ी हुई बेटियों से मिली हो। सत्य है, गांव में प्रेम मोहब्बत वाली भारतीय संस्कृति तो मौजूद है। सरपंच ने बताया कि रात को लखनवा उनके दरवाजे की ओर जोर जोर हाथ पीट रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला तो वो रो रो कर विनती कर रहा था, मेरे बच्चों को बचा लो सरपंच जी, वो कब्रिस्तान में फंस गए हैं। हेवरस हो गए उस रास्ते तो सभी कभी कोई नहीं जाता, ना ही और पहुंच भी जाए तो जीवित कभी आता ही नहीं। रात भर वही चीखने की आवाजें आती रहती हैं, इसलिए उनका नाम ही चीखता कब्रिस्तान पड़ गया। रात में एक कमरे में खाना खाने के बाद वो सभी बैठे बातें कर रहे थे। अवंतिका, मेरा मन इन सब बातों को मानने को तैयार नहीं है। संजय, लेकिन अवंतिका, हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। अवंतिका, संजू, फिर भी लगता है वहाँ कोई और रहस्य छुपा हुआ है। अब सो जाओ, सुबह फिर सफर करना है। सुबह गांव वाले से विदा लेकर वो फिर चल पड़े जोधपुर की ओर।
अभी तो उन्हें 4 घंटे और सफ़र करना है। संजय, लखन भैया हमें माफ़ कर दो, हमने आपके बारे में इतना ऊट-पटांग सोचा और आपने हमारी इतनी मदद की, लेकिन एक मदद और करना। लखन, वो क्या? संजय, घर पर ये घटना किसी को ना बताना, वरना आगे से घूमने की इजाज़त नहीं मिलेगी। लखन, ठीक है, नहीं बताऊंगा। 7 दिन बाद सुबह ही संजय के मोबाइल की रिंग बजना शुरू हो गई। संजय ने फोन उठाया। अवंतिका का फोन था। अवंतिका, हेलो संजू, कहाँ हो? संजय, अभी तक तो घर पर ही हूँ, लेकिन शाम को कोटा जा रहे हैं। अवंतिका, नहीं जाना तुम्हें कहीं भी। संजय, अरे अवंतिका, क्या हो गया है तुम्हें? हम चारों का कोटा रिजर्वेशन है, कोचिंग क्लास शुरू होने वाली है। अवंतिका, मुझे कुछ नहीं सुनना, शीघ्र ही तुम चारों प्रीति और नियति को लेकर मेरे घर आ जाओ। 11 बजे वो सातों अवंतिका की बैठक में बैठे थे। वो टीवी की स्क्रीन पर वही कब्रिस्तान था जो कोई वहाँ की वीडियो रील बना रहा था। पहले कब्रें दिखी, फिर एक कुआं, अब धीरे धीरे कुएं से उतरती सीढ़ियाँ। अब वो स्पीकर लगा ग्रामोफोन जिसमें से चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी। तभी मोबाइल घुमा उन कैदी लड़कियों की ओर जो उस तहखाने में कैद थीं। तभी चित्र आने बंद हो गए, लेकिन मोबाइल ऑन था, तो कुछ देर तक तो भागने की आवाज़ आती रही, फिर स्क्रीन ब्लॉक। अवंतिका, आया कुछ समझ में? संजय, हाँ अवंतिका, मेरी समझ में पूरी कहानी खोद गई। सुनो, कोई पत्रकार या जासूस उस कब्रिस्तान का राज लेने के लिए वहां गया। उसने जितनी रील बनाई वो हम सबने देख ली। अंत में उस पर दुश्मन की नज़र पड़ ही गई। दुश्मन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। वो भागते भागते तहखाने के बाहर आ गए। 3 गति से भागा और पशु के हाथ में आने से पहले उसने अपना ये मोबाइल पेड़ों की तरफ फेंक दिया। अवंतिका, ओ ना जाने कौन था वो दुश्मन ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा होगा, लेकिन मरने से पहले ये सुराग छोड़ ही दिया। संजय, लेकिन अवंतिका, तुमको ये सुराग कैसे मिला? अवंतिका, याद है तुम्हें जब हम पेड़ों से सड़क की तरफ भाग रहे थे, तब मैं गिर गई थी। गिरते ही मेरा हाथ इस मोबाइल पर पड़ा। तुम में से किसी का समझकर मैंने उसे उठा लिया। तुम सब से मैंने पूछा तो तुम सबने कहा हमारे मोबाइल हमारे पास है। आशीष ने तो ये भी कहा था फेंको इस कब्रिस्तान के मोबाइल को, लेकिन मेरा जासूसी दिमाग तभी कौंध गया था। इसमें अवश्य कोई रहस्य मिलेगा। संजू कहाँ था ना, मैंने गांव में से किसी इस कब्रिस्तान की चीखों के पीछे जरूर कोई रहस्य है। संजय, हाँ अवंतिका, मान गया तुम्हारे जासूसी दिमाग को, लेकिन ये बात तुमने 7 दिन बाद क्यों बताई? अरे इसमें कोई चार्जर नहीं लग रहा था, तब मैंने इसे स्पेशलिस्ट को दिखाया। कल रात को ही वो मुझे दे गया था। मैंने इसे कंफर्म किया और फिर सुबह ही तुम्हें बुला लिया। और सुनो, ये वीडियो करीब 6 महीने पुराना है। सबसे पहले मैं इसे तुम सबसे व्हाट्सएप पर सेंड करती हूँ, फिर तुम सब इसे अपने सर्किल में फैला देना। अमित, चलो अब हम इस मोबाइल को लेकर एसपी के पास चलते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। पता लग चुका था मोबाइल एक युवा जासूस विनोद का था, जिसका मृत शरीर उन्हीं की कार में करीब 6 माह पूर्व, क्योंकि उनका सिर व्हील पर था, सिर में से खून बह रहा था। ये समझकर कि किसी ट्रक से टक्कर हो गई होगी, एक्सीडेंट केस समझ लिया था। कब्रिस्तान पर छापा मार कर एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ा, जो युवतियों का अपहरण करके उस
तहखाने में कैद करता था और उनकी जड़ें विदेशों तक फैली हुई थी। 2 दिन बाद हर अखबार न्यूज चैनल पर एक खबर सुर्खियों में थी। 4 छात्रों और 3 छात्राओं के सदस्य साहस से चीखते कब्रिस्तान के रहस्य पर से पर्दा उठाए और सामने प्रकट हुई जासूस विनोद की महानता, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस चीखते कब्रिस्तान की वीडियो रील बनाकर वीरता की एक अपूर्ण मिसाल कायम की। राष्ट्रपति की ओर से सभी छात्र छात्राओं को वीरता प्रमाण पत्र के साथ प्रत्येक को 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया और जासूस विनोद की पत्नी सुनीता देवी को अपने पति के इस बलिदान पर वीरता प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए चेक से सम्मानित किया जाएगा। सारा हिंदुस्तान तन्मय और खुश होकर इस समाचार को देख रहे थे और उन सब पर गर्व कर रहे थे।